160 ट्रेनिंग एकेडमी में पहुंचे। आर्च मेज इंस्ट्रक्टर ने घोषणा की कि उनमें से सिर्फ एक चौथाई ही आगे जा पाएंगे। साइड से पैट्रियार्क सब देख रहा था। वह किसी खास बच्चे के आने का इंतजार कर रहा था। टेस्ट बहुत आसान था। सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से उसकी ऑनरा को पार करो और उसे छू लो। सबसे पहले आई सिल्वर बालों वाली तलवारबाज की प्रतिभाशाली बेटी। उसके पास पहले से 4 साल की ट्रेनिंग थी। जैसे ही इंस्ट्रक्टर की ऑनरा उसके शरीर से टकराई, उसने कहा, अगर तुमने 1 सेकंड के लिए भी मना इस्तेमाल किया तो तुम हार जाओगी। वो दर्द से अपने दांत भींचकर आगे बढ़ने लगी। ऑनरा तूफान की तरह उसके शरीर को कुचल रही थी, लेकिन वह रुकने वाली नहीं थी। आखिरकार उसने इंस्ट्रक्टर का हाथ पकड़ लिया। पास। अगला था डोरियन। भाई खड़ा होने से पहले ही कांप रहा था। ऑनरा लगते ही वह एक घुटने पर गिर पड़ा। पेट खाली था और हालत पहले से खराब थी, लेकिन किसी तरह वो खुद को घसीटते हुए आगे बढ़ता रहा। कई मिनटों की मेहनत के बाद उसने इंस्ट्रक्टर को छू लिया और तुरंत उल्टी कर दी। पास। अब आया मेन फैमिली का वारिस। अंदर कदम रखते ही उसने अपनी ऑरा छोड़ी, लेकिन अगले ही पल एक घुटने पर गिर गया। जो कुछ देर पहले सबका मजाक उड़ा रहा था, वो अब बहुत जल्दी अपनी औकात समझ गया। वो कॉकरोच की तरह रेंगते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी इंस्ट्रक्टर बोला, तुम में क्षमता तो है, लेकिन तुम्हारी ताकत के पीछे कोई असली मकसद नहीं है। उसे अपने सख्त पिता याद आ गए और उसने पूरी ताकत लगाकर इंस्ट्रक्टर को छू लिया। एक और पास। फिर इंस्ट्रक्टर ने आखिरी नाम पुकारा, वही नाम जिसमें पैट्रियार्क की दिलचस्पी थी, रेयॉन जेगार्ड। यही वो लड़का था जिसका मजाक उड़ाने पूरी फैमिली आई थी। बेकार, निकम्मा, परिवार का कलंक। वही बच्चा जिसके बारे में डॉक्टरों ने कहा था कि वह 20 साल भी नहीं जी पाएगा। इंस्ट्रक्टर मुस्कुराया, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल आसान नहीं रहूंगा। और उसने इतनी भारी ऑरा छोड़ी कि दर्शकों को ऐसा लगा जैसे छत उनके ऊपर गिरने वाली हो। बाकी सबका टेस्ट काफी आसान था, तो फिर सिर्फ इसी को पूरी ताकत वाली ऑरा क्यों मिल रही थी? हमारा लड़का अपने हाथ तक नहीं उठाता, वो सिर्फ पूछता है, क्या सच में यही टेस्ट है? इंस्ट्रक्टर ने दबाव और बढ़ा दिया। रेयॉन ने आखिर अपने हाथ उठाए, एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा। पूरा कमरा खामोश हो गया और फिर वो आराम से आगे गया और इंस्ट्रक्टर के पेट में उंगली मार दी। मैं पास हो गया ना? सिंहासन पर बैठे दादा, दर्शक और यहां तक कि उसकी बर्फ जैसी शांत मां भी हैरान थे, क्योंकि रेयॉन का टेस्ट पास करना नामुमकिन होना चाहिए था। कुछ साल पहले हर जगाट बच्चे की तरह उसे भी ऑरा जागरण समारोह में जाना पड़ा था। उन्हें स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस पर हाथ रखना होता था, जो उनकी मना प्रतिभा को मापती थी। पहले बच्चे ने हाथ रखा, तेज हवा फूट निकली, लोग ताली बजाने लगे। दूसरा बच्चा, वही स्तर, फिर से तारीफ, और फिर हमारा लड़का आगे बढ़ा। पूरा हॉल पहले से ही हंस रहा था, क्योंकि वो खास तौर पर उसे फेल होते देखने आए थे। उसने तलवार पर हाथ रखा। एक पल के लिए उसे एक दृश्य दिखा। जेगार्ड परिवार का पहला मुखिया अपनी तलवार घुमाता है और एक ही बार में राक्षसों से भरा पूरा युद्ध क्षेत्र खत्म कर देता है। उसके दिल के अंदर सुनहरी आग चमकी, लेकिन बाहर कुछ नहीं, बस हल्की सी सफेद रोशनी। सबसे खराब परिणाम, नौकरशाह और कुलीन लोग जोर जोर से हंसने लगे। रंगहीन, बेकार। रेयॉन चुपचाप वहां से चला गया। पूरा हॉल खाली हो गया। सिर्फ उसके दादा और बटलर वहीं खड़े थे, ये सोचते हुए कि यह सच में एक खोया हुआ मामला है। और तभी स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस फट पड़ी। सुनहरी मना, सुनहरी आग और जगाट परिवार के पहले मुखिया की ऑनरा। वही ताकत जो पूरे इतिहास में सिर्फ एक बार दिखाई दी थी। दादा के हाथ से कप गिर गया। जिस बच्चे पर सब हंस रहे थे, उसने तलवार को फेल नहीं किया था। असल में तलवार दरवाजे बंद होने का इंतजार कर रही थी, ताकि कोई सच न देख सके। क्योंकि अगर उस कमरे में किसी ने भी यह देख लिया होता, तो हमारे लड़के की पीठ पर उसी समय निशाना लग जाता। लेकिन यह हुआ कैसे? आखिर एक बीमार सा लड़का परिवार की सबसे ताकतवर रक्त रेखा का मालिक कैसे हो सकता है? क्योंकि वो असल में बच्चा था ही नहीं। अपने पिछले जन्म में हमारा लड़का शैडोज का मुखिया था। वो 6 राजाओं में से एक के निजी हथियारों की टीम का नेता था। उस आदमी का नाम था डेरियस, महान स्वॉर्ड सेंट, जिसके आगे पूरे महाद्वीप के लोग सिर झुकाते थे। लेकिन शैडोज आम हथियारे नहीं थे। ये परिवार छोटे बच्चों को अगवा करता था, उनका ब्रेन वॉश करता था, अंधेरे में पालता था और फिर उन्हें इस्तेमाल करके फेंक देने वाले हथियार बना देता था। न अपनी इच्छा, न भावनाएं, न खुद के विचार। और हमारा लड़का उन सब में सबसे बेहतरीन था। फिर एक दिन पूरी तरह संयोग से कुछ बदल गया। उसे एक सांस लेने की तकनीक मिली, रिंग ऑफ फायर, एक पौराणिक कला जिसे सदियों से किसी ने नहीं देखा था। और जैसे ही उसने उसका इस्तेमाल करना शुरू किया, उसके दिमाग की जंजीरें टूटने लगीं। पहली बार उसके अपने विचार थे, लेकिन वो उम्मीद उतनी ही देर टिकी जितनी मेरी बेडरूम में टिकती है, लगभग 15 सेकंड। डेरियस ने उसे चांदनी रात में बुलाया, उसकी तारीफ की, कहा कि अब वो शैडोज का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। फिर उसने उंगलियां चटकाईं और अचानक दूसरा कॉलर सक्रिय हो गया। उसके शरीर के अंदर एक परजीवी कीड़ा लगाया गया था, जिसे उसके दिल को खाने के लिए बनाया गया था जब भी डेरियस उसे खत्म करना चाहे।
डेरियस बस मुस्कुराया और बोला, सिर्फ ब्रेन वॉश करना कभी काफी नहीं होता। हर शिकारी कुत्ता 2 कॉलर पहनता है। उसे शुरू से पता था कि ब्रेन वॉश टूट चुका है। वो सिर्फ सही समय का इंतजार कर रहा था। लेकिन हमारा लड़का बेकार में मरना नहीं चाहता था। दिल अंदर से फट रहा था। फिर भी उसने तलवार उठाई और हमला कर दिया। उसका वार डेरियस के हाथ पर लगा। बस इतना ही। एक खरोंच। डेरियस ने बिना एक पल गंवाए उसका सिर काट दिया। मरने से ठीक पहले उसके सामने एक सिस्टम विंडो प्रकट हुई। कुछ उसकी नफरत का इस्तेमाल करके उसके शरीर पर कब्जा करना चाहता था। लेकिन उसने मना कर दिया। कब्जा असफल हो गया। और अगली चीज जो उसने देखी वो था खुद को एक बच्चे के रूप में किसी कुलीन परिवार की गोद में पाना। उस औरत का नाम सिल्विया था। सब कुछ अभी भी अविश्वसनीय लग रहा था। उसे अपनी बाहों में लेकर वह मुस्कुराई और बोली, मामा बोलने की कोशिश करो। तभी एएमसी को समझ आया कि वो उसकी संतान बनकर पुनर्जन्म ले चुका है, लेकिन अपने पिछले जीवन की हर याद के साथ। शुरू में उसे लगा कि यह कोई सपना है, जैसे वो सिर्फ 100 दिन की नींद से उठा हो। लेकिन समय बीतता गया और वो कभी नहीं जागा। तब उसने मान लिया कि उसका सच में पुनर्जन्म हो चुका है। कुछ समय बाद सिल्विया उसे गोद में लेकर सोच रही थी कि बाहर मौसम फिर अच्छा होगा या नहीं। वो उम्मीद कर रही थी कि परिवार का मुखिया जल्दी लौट आए ताकि बच्चे को आखिरकार नाम मिल सके। वो उसे हमेशा बच्चा कहकर नहीं बुला सकती थी। परिवार का मुखिया पिछले 3 महीनों से नहीं दिखा था। शायद वो बहुत व्यस्त था। हमारा लड़का अभी भी इस नई दुनिया के बारे में बहुत कम जानता था। लेकिन एक बात साफ थी, उसका जन्म दौलत और एक बहुत मशहूर परिवार में हुआ था, और ये किसी आम इंसान बनकर जन्म लेने से बेहतर था। आखिर उसका बदला अभी बाकी था। उसके दिमाग में सिर्फ गुस्सा और बदला भरा था, लेकिन उसे धैर्य रखना था। वो कभी इस कमरे से बाहर नहीं गया था, इसलिए उसे यह भी नहीं पता था कि वो कहाँ है। उसे अपने परिवार की हैसियत तक नहीं पता थी, खुद की तो बात ही छोड़ो। और क्योंकि पिछले जीवन में वो रिंग ऑफ फायर पूरा नहीं कर पाया था, उसे अब और ज्यादा इंतजार करना था। उसे कभी रॉबर्ट परिवार का सबसे खतरनाक हत्यारा कहा जाता था। अगर लक्ष्य बदला था तो वो अपनी भावनाओं को जितने समय चाहिए उतना दबा सकता था। तभी एक नौकरानी भागती हुई अंदर आई। परिवार के मुखिया जल्द आने वाले हैं। सिल्विया का चेहरा चमक उठा। क्या पिता सच में आ रहे हैं? यह सुनकर हमारे लड़के को अचानक कुछ समझ आया। क्या इसका मतलब परिवार का मुखिया उसका दादा था? सिल्विया जल्दी से तैयार होने लगी, लेकिन नौकरानी ने उसे रोक दिया। देर हो चुकी है, वो पहले ही यहां पहुंच चुके हैं। पूरा माहौल अचानक शांत हो गया। हमारा लड़का तुरंत उस दबाव को महसूस कर सकता था। उसे लगा आखिर कैसी मौजूदगी हवा को इतना भारी बना सकती है। फिर गलियारे के आखिर में 3 परछाइयां दिखाई दी। गार्ड्स ने घोषणा की, परिवार के मुखिया पधार चुके हैं। सिर्फ उनकी मौजूदगी से पूरा महल दबाव में आ गया। अगर हमारा नायक सही था तो वो सुनहरे बाल, जलती हुई लाल आंखें और वो भयानक औरा, ये कोई और नहीं हो सकता था। जेगार्ड परिवार का मुखिया, उत्तर का विनाशकारी राजा ग्लेन जेगार्ड। ऐसा लग रहा था कि रेयॉन का पुनर्जन्म पूरे महाद्वीप के सबसे ताकतवर परिवार में हुआ था। ग्लेन ने बच्चे की तरफ देखा और पूछा, क्या यही बच्चा है? सिल्विया उत्साह से बोली, क्या आप इसे गोद में लेना चाहेंगे? ग्लेन ने उसे उठाया और कहा, आज से इसका नाम रेयॉन जेगार्ड होगा। इस नाम को धारण करने वाला व्यक्ति परछाई की तरह जिएगा, मौजूद रहेगा लेकिन दिखाई नहीं देगा। यह सुनकर वो अंदर से चौंक गया। इस जीवन में भी उसे फिर वही नाम मिला था। उस रात बिस्तर पर लेटे हुए उसने सोचा कि शायद अब सब सो चुके होंगे। 100 दिनों की परेशानी के बाद आखिरकार उसे मौका मिला था। इससे पहले वो हमेशा उनींदा रहता था, और जब भी जागता सिल्विया उसके पास होती थी। उसके पास मना इस्तेमाल करने या कुछ भी करने का मौका ही नहीं था। लेकिन अब उसका अपना बिस्तर था और बस इतना ही काफी था। वो बैठ गया। अब शुरुआत करने का समय था। जैसे ही उसने रिंग ऑफ फायर का इस्तेमाल शुरू किया, रेयॉन को सामान्य ट्रेनिंग याद आई। आमतौर पर लोग सांस लेते हुए प्राकृतिक मना को खींचते हैं और ऊर्जा केंद्र में ऑरा जमा करते हैं, लेकिन रिंग ऑफ फायर अलग था। यह शरीर के अंदर एक विशेष ऊर्जा चक्र बनाता था, ठीक वैसे जैसे किसी मेज का मना प्रवाह। इससे सहन शक्ति, ताकत, ध्यान और मना को महसूस करने की क्षमता बढ़ जाती थी। यही इसे योद्धा बनने के लिए एक आदर्श तकनीक बनाता था, और डेरियस जैसे लोगों के खिलाफ बड़ा फायदा भी, जो इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। इस कला से वो अपने मन और शरीर दोनों को मजबूत कर सकता था। और अगर उसने जगाड़ तलवार शैली भी सीख ली तो डेरियस से बदला लेना सिर्फ सपना नहीं रहेगा। लेकिन तभी उसने अपने शरीर के अंदर एक और शक्ति महसूस की, कुछ ऐसा जो बर्फ से जुड़ा हुआ था। यही वजह थी कि उसे हर समय ठंड लगती रहती थी, यहां तक कि सोते समय भी। उसके शरीर के लगभग 9 ऊर्जा बिंदु बंद थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह ठंड उसे मार डालती। इसलिए उसे रिंग ऑफ फायर से इसे तोड़ना होगा। लेकिन इतनी शुद्ध बर्फीली ऊर्जा को बर्बाद करना भी गलत लग रहा था। उसने सोचा, अगर मैं इसे अग्नि ऊर्जा के साथ मिला दूं और पूरे शरीर में फैला दूं तो? कुछ देर बाद रेयॉन को एहसास हुआ यह काम कर रहा था, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से। फिर अचानक उसका शरीर लड़खड़ाया। इतनी छोटी ट्रेनिंग से ही मैं थक गया? और अगले ही पल वो सो गया। उसी समय ग्लेन उसे देखने आया। अगली सुबह रेयॉन फर्श पर रेंगना शुरू कर देता है। सिल्विया खुशी से उसे देख रही थी।
बहुत अच्छा, ऐसे ही करते रहो। लेकिन हमारा एमसी इससे तंग आ चुका था। अंदर से वो एक बड़ा आदमी था और छोटे बच्चे जैसा व्यवहार करना उसे पागल कर रहा था। सिल्विया मुस्कुराते हुए उसे गोद में उठा लेती है। तुम कितने समझदार हो। रेयॉन मन ही मन बड़बड़ाया। लगातार ठंड सहना भी इससे बेहतर है। तभी दरवाजे से एक बूढ़ा आदमी अंदर आया। उसने बाहर से आवाज लगाई, सिल्विया। उसे देखते ही सिल्विया खुश हो गई। आपकी पवित्रता? मुस्कुराते हुए बूढ़ा बोला, ये सब छोड़ो, मुझे बस सर कहो। रेयॉन हैरानी से उसे देखने लगा। क्या ये सच में मशहूर रेड सेंट था? यह आदमी पूरे महाद्वीप में अपनी पवित्र शक्ति, उपचार कला और चिकित्सा कौशल के लिए जाना जाता था। वो दुनिया का सबसे महान डॉक्टर था और उसे ढूंढना सबसे मुश्किल था क्योंकि वो हमेशा यात्रा करता रहता था। वो बोला, सुना है तुम्हारे यहां बचा हुआ है, इसलिए मैं खुद देखने आया हूं। नहीं नहीं, सिल्विया मुस्कुराते हुए रेयॉन को उसकी तरफ बढ़ा देती है। बूढ़ा उसके सुनहरे बाल और लाल आंखों को देखकर बोला, ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। सिल्विया खुशी से पूछती है, क्या ये प्यारा है? वो हंसकर बोला, बिल्कुल प्यारा है, और शुक्र है ग्लेन जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। फिर उसने पूछा, इसका नाम क्या है? थोड़ा झिझकते हुए सिल्विया बोली, इसका नाम रेयॉन है। तुरंत उसका चेहरा बिगड़ गया। ग्लेन ने सच में बच्चे का नाम परछाई के नाम पर रख दिया? ये तो बहुत खराब नाम है। रेयॉन हैरान था कि वो परिवार के मुखिया से इतनी सहजता से बात कर रहा था, लेकिन उसने सुना था कि रैग्ड सेंट और नॉर्दर्न किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन काफी करीबी दोस्त थे। फिर बूढ़ा बोला, मैं बच्चे की जांच करना चाहता हूं। उसने रेयॉन के पेट पर हाथ रखा और उसकी मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसकी हालत अच्छी नहीं थी? सिल्विया घबराकर पूछती है। क्या हुआ? बूढ़ा गंभीर होकर बोला, इस बच्चे पर फ्रॉस्ट कर्स है। बर्फ की ऊर्जा इसके मना मार्गों को बंद कर रही है और समय के साथ ये और खराब होगा। अगर इलाज हुआ तो ये ठीक हो सकता है, लेकिन अगर कुछ नहीं किया गया तो ये ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा। सिल्विया डर गई। क्या आप सच कह रहे हैं? बूढ़ा बोला, मैं तुम्हारे लिए दवा लिख देता हूं। तभी एक नौकरानी जल्दी से अंदर आई। परिवार के मुखिया आपको बुला रहे हैं। बूढ़ा बोला, मैं पहले ये काम खत्म कर लूं, फिर चलता हूं। लेकिन नौकरानी घबरा कर बोली, मुखिया अभी तुरंत बुला रहे हैं। छिड़कर बूढ़ा बड़बड़ाया, ग्लेन हमेशा जल्दी में रहता है। और फिर वो उसके साथ चला गया। अब रेयॉन समझ चुका था कि यह फ्रॉस्ट कर्स है, लेकिन नाम जान लेने से समस्या हल नहीं होने वाली थी। फिर भी क्योंकि वो पहले से रिंग ऑफ फायर बना रहा था, उसे लगा कि वो इसे संभाल सकता है। तभी सिल्विया के आंसू रेयॉन के चेहरे पर गिरने लगे। वो टूट चुकी थी। ऐसा नहीं हो सकता, मैं इसे खो नहीं सकती। कोई ये कैसे कह सकता है कि मेरा बच्चा ज्यादा समय तक नहीं जिएगा? वो रोते हुए कसम खाने लगी, मैं इसे ठीक करने के लिए कुछ भी करूंगी। ये मर नहीं सकता, ये बीमार नहीं रह सकता। रेयॉन सोचने लगा, मेरी छाती में ये दर्द क्या है? उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल दो हिस्सों में टूट रहा हो। पूरा शरीर दर्द कर रहा था। लेकिन सिल्विया को रोते हुए देखना किसी भी दर्द से ज्यादा तकलीफ दे रहा था। इसलिए उसने अपने छोटे छोटे हाथ बढ़ाए और उसके आंसू पोंछने की कोशिश की। फिर लड़खड़ाती आवाज में बोला, मां। कुछ देर बाद सिल्विया जल्दी से मुख्य हॉल में पहुंची। वो परिवार के मुखिया से मिलने आई थी। बाहर शोर सुनकर ग्लेन ने पूछा, यह हंगामा किस बात का है? नौकरानी उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिल्विया सीधे अंदर घुस गई। ग्लेन ने भौहें सिकोड़ ली। यह कैसा व्यवहार है? क्या तुम अपने शिष्टाचार भूल गई हो? सिल्विया घुटनों पर बैठ गई और सिर झुकाकर बोली, कृपया रेयॉन जगार्ड को बचा लीजिए। आपको उसकी हालत के बारे में पता है। वो मेरी पूरी दुनिया है। कृपया उसकी मदद कीजिए। ग्लेन ने हाथ में कप पकड़े हुए ठंडी आवाज में कहा, यही कारण है कि योद्धा का रास्ता कठिन होता है। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की मदद क्यों करूं जो परिवार के लिए कोई फायदा नहीं ला सकता? सिल्विया ने तुरंत कहा। लेकिन वो आपका पोता है, ग्लेन ने जवाब दिया। तुम परिवार छोड़कर भाग गई थी और मैंने उस बच्चे को सिर्फ जगार्ड नाम दिया है। तुम्हें उसके लिए भी आभारी होना चाहिए। और ज्यादा की उम्मीद मत करो। फिर उसने गार्ड्स को आदेश दिया, उसे यहां से बाहर ले जाओ। जैसे ही गार्ड उसे घसीट कर ले जाने लगे, सिल्विया चिल्लाई, कृपया उसे बचा लीजिए। उसके जाने के बाद रैग्ड सेंट ने गहरी सांस ली। तुम सच में बहुत जिद्दी इंसान हो ग्लेन। अगर तुम्हें अपने पोते की परवाह नहीं थी तो मुझे बुलाया ही क्यों? ग्लेन ने एक घूंट लिया और बोला, बेकार की बातें छोड़ो और मुद्दे पर आओ। सेंट गंभीर होकर बोला, नौमना मार्ग बर्फीली ऊर्जा से बंद है और उम्र बढ़ने के साथ समस्या और गंभीर होगी। अभी तुम्हारी ऑरा इस ठंड को रोक सकती है, लेकिन वो शायद कभी योद्धा नहीं बन पाएगा। ग्लेन शांत स्वर में बोला, जब तक वो जीवित है मेरे लिए इतना काफी है। सेंट मुस्कुराया, तुम पहले अलग व्यवहार कर रहे थे। मान लो कि तुम्हें बच्चा प्यारा लगा था। फिर उसने पूछा, और उसका नाम रेयॉन जगार्ड क्यों रखा? इतने सारे नामों में से परछाई वाला नाम ही क्यों? ग्लेन ने जवाब दिया, इस नाम का मतलब सिर्फ परछाई नहीं है। बहुत पहले इसका एक अलग मतलब हुआ करता था। कुछ समय बाद सिल्विया रेयॉन को दवा पिला रही थी। थोड़ा कड़वा है, लेकिन सहना पड़ेगा। तुम्हें ये पीनी होगी।
उसे लगा कि वो रोएगा या नखरे करेगा, लेकिन रेयॉन शांत था और उसने और दवा की तरफ हाथ बढ़ा दिया। सिल्विया खुशी से चिल्लाई, हेलेन देखो, ये बिना परेशान किए दवा पी रहा है। हेलेन भी हैरान रह गई। ये तो कमाल है। ज्यादातर बच्चे कड़वी दवा से नफरत करते हैं, लेकिन इसे जैसे पता है कि इसकी जरूरत क्यों है। सिल्विया की आंखों में फिर आंसू आ गए और उसने उसे कसकर गले लगा लिया। रेयॉन मन में सोचने लगा, थोड़ी कड़वी तो है, लेकिन ये फायर टाइप दवा मेरे लिए बिल्कुल सही है। ये फ्रॉस्ट कर्स को दबा सकती है। 2 साल गुजर गए। दवा और ट्रेनिंग की वजह से उसका रिंग ऑफ फायर लगातार मजबूत होता गया। पहला चरण पार करने के बाद उसने 2 साल लगातार ट्रेनिंग की। बीच में सिर्फ सिल्विया और हेलेन के खेल उसे रोकते थे। पूरे महाद्वीप में शायद ही कोई बच्चा उससे ज्यादा मेहनत करता हो। वो हर रात सबके सोने के बाद ट्रेनिंग करता था और देखते ही देखते वो 5 साल का हो गया। तभी उसके सामने एक सिस्टम विंडो प्रकट हुई। रिंग ऑफ फायर का दूसरा चरण अनलॉक हो गया है। इससे सहन शक्ति, मना महसूस करने की क्षमता, इच्छा शक्ति और कुल ऊर्जा बढ़ने वाली थी। रेयॉन मुस्कुराया। आखिरकार वो सफल हो गया था। उसने रिंग ऑफ फायर का दूसरा चरण हासिल कर लिया था। उसी समय हेलेन अंदर आई और बोली, अरे आज तो तुम जल्दी उठ गए, क्या मैं तुम्हारे कपड़े ले जाऊं? रेयॉन ने हामी भरी और नोटिस किया कि वो सिस्टम विंडो नहीं देख सकती थी। ये संदेश उसे पहले चरण के बाद से दिखने लगे थे। शुरू में उसे समझ नहीं आया था कि ये क्या है, लेकिन सिस्टम काफी काम का था। ये उसे कभी भी उसकी हालत जांचने देता था। हेलेन की प्रतिक्रिया देखकर साफ था, ये सिर्फ उसी को दिखाई देता था। लेकिन दूसरे चरण तक पहुंचने के बाद भी उसकी कमजोर सहन शक्ति और फ्रॉस्ट कर्स अभी भी मौजूद थे। अगर फायर दवा नहीं होती तो इतनी तेजी से आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन होता। लेकिन सिर्फ दवा ही इसकी वजह नहीं थी। पिछले 5 सालों से सिल्विया, हेलेन और एनेक्स में रहने वाले सभी लोग उसकी ऐसे देखभाल कर रहे थे जैसे वो किसी भी पल मर सकता हो, और इससे भी उसे ताकत मिली थी। अब वो 5 साल का हो चुका था। फ्रॉस्ट कर्स अभी भी समस्या था और उसकी कमजोर सहन शक्ति भी। जरा सा ज्यादा हिलने डुलने पर ही वो थक जाता था। लेकिन पिछले जन्म में उसे सबसे महान हत्यारा कहा जाता था और वो रिंग ऑफ फायर में महारत हासिल कर चुका था। एक बार उसने अपने पुराने अनुभव के साथ उस कला को पूरी तरह दोबारा बना लिया तो ये सारी समस्याएं गायब हो जाएंगी और जगार्ड तलवार शैली सीखने के बाद वो डेरियस का सिर लेने के लायक बन जाएगा। लेकिन वो जल्दबाजी नहीं कर सकता था। डेरियस पूरे महाद्वीप के सबसे ताकतवर लोगों में से एक था। अगर बदले की आग ने उसकी सोच पर पर्दा डाल दिया तो वो हार जाएगा। अगर अगली बार डेरियस से मिलते वक्त बदले की आग उसकी आंखों पर पर्दा डाल देती तो वो हार जाता। डेरियस उन लोगों में था जिन्हें मारना लगभग नामुमकिन था। इसलिए रेयॉन को जल्दबाजी नहीं करनी थी। उसे धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ानी थी और सिर्फ सही वक्त का इंतजार करना था। इसका मतलब सिर्फ एक था, लगातार ट्रेनिंग। तभी सिल्विया मुस्कुराते हुए कमरे में आई। उसने पूछा, तुम जाग गए? याद है ना, आज हमें कहीं जाना है। फिर उसने कहा कि जल्दी से कपड़े बदलो और मेन हाउस के लिए तैयार हो जाओ। रेयॉन तुरंत समझ गया कि वो दिन आ चुका था। इस महाद्वीप का संतुलन 6 राजा और 5 दानव संभालते थे। जेगार्ड परिवार, जिसमें रेयॉन ने दोबारा जन्म लिया था, उन्हीं 6 राजाओं में से एक था। 6 राजा अच्छाई के पक्ष में खड़े थे, जबकि 5 दानव अंधेरे के साथ थे। किसी परिवार में कोई नया और असाधारण व्यक्ति पैदा हुआ है या नहीं, ये देखने के लिए डिटर्मिनेशन सेरेमनी होती थी। और आज बारी रेयॉन की थी। जब वो दोनों विशाल हवेली में पहुंचे तो रिश्तेदार पहले से ही आपस में बातें कर रहे थे। एक आदमी बोला, पिछले साल के बाद मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। दूसरा हंसते हुए बोला, मिशनों में इतना बिजी था कि समय ही नहीं मिला। सुना है आज ब्रांच फैमिली के बच्चों का टेस्ट है। तभी किसी ने कहा, करुण का चौथा बेटा भी हिस्सा ले रहा है। एक और आदमी हंसते हुए बोला, और सुना है सिल्विया का बेटा भी आ रहा है। एक आदमी हैरान होकर बोला, क्या? वो बहिष्कृत लड़का? जैसे ही रेयॉन और सिल्विया हॉल में दाखिल हुए, लोगों की फुसफुसाहट शुरू हो गई। कोई कह रहा था, इतना छोटा है, लगता है बीमारी वाली अफवाह सच थी। कोई सिल्विया को देखकर ताना मार रहा था। अब इस पवित्र जगह पर कूड़ा भी आने लगा। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके बेटे को सेरेमनी में हिस्सा लेने दिया गया। रेयॉन को ऐसा लग रहा था जैसे पूरी मेन फैमिली ने मिलकर सिर्फ उनका अपमान करने की कसम खाई हो। उसे अपने बारे में कही गई बातों से फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसकी मां के बारे में बोलना शुरू किया, उसके अंदर खून खौलने लगा। तभी सिल्विया ने धीरे से उसका नाम लिया। उसकी आवाज हमेशा की तरह शांत थी। उसने मुस्कुराकर कहा, सब ठीक है, बस मेरी तरफ देखो। उसी समय एक भारी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी, फैमिली हेड का स्वागत करो। सब लोग तुरंत सीधे खड़े हो गए। ग्लेन अंदर आया और सिंहासन पर बैठ गया। रेयॉन उसे देखते ही सोचने लगा कि पिछली बार मिले हुए पूरे 5 साल बीत चुके थे। ग्लेन ने सख्त चेहरे के साथ कहा, लगता है सब लोग आ चुके हैं। अगले ही पल हॉल के बीचों बीच अचानक स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस प्रकट हो गई। रेयॉन की आंखें हल्की फैल गईं। तो ये सच में वही तलवार थी। इसे छूते ही किसी की मना प्रतिभा तुरंत मापी जाती थी। सहायक ने सेरेमनी शुरू की। सबसे पहले बर्न पियर्न जेहार्ट को बुलाया गया। उसने आगे बढ़कर तलवार को छुआ। रेयॉन को याद आया कि 4 साल की उम्र के बाद बच्चों के मनापात धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। इसलिए ये सेरेमनी सिर्फ मौजूदा ताकत नहीं बल्कि भविष्य की क्षमता भी बताती थी। जैसे ही बर्न ने तलवार को छुआ, एक तेज हवा का झोंका पूरे हॉल में फूट पड़ा। भीड़ तुरंत तारीफ करने लगी, शुद्ध एट्रिब्यूट।
करुण के बेटे से यही उम्मीद थी। ग्लेन ने सिर हिलाया और कहा, तलवारबाज के लिए बिल्कुल सही है। विंडमना की ट्रेनिंग जारी रखो। उसके बाद लूना स्लिन को बुलाया गया। रेयॉन ध्यान से सब कुछ देख रहा था। उसने जल्दी ही समझ लिया कि रोशनी की लंबाई मना की शुद्धता दिखाती है और उसके चारों तरफ घूमते पैटर्न उसका एट्रीब्यूट बताते हैं। इसी तरह ज़ेगार्ड परिवार प्रतिभा को मापता था। जब लूना ने तलवार को छुआ, लोग फिर से चौंक गए। क्या स्लिन फैमिली ने एक और जीनियस पैदा कर दिया? ये तो बर्न के बराबर है। रेयॉन ने साफ समझ लिया कि इस जगह इंसान की कीमत सिर्फ उसकी प्रतिभा से तय होती है। उसने अपने रिजल्ट से ज्यादा उम्मीद नहीं रखी थी, खासकर तब जब उसके अंदर अब भी बर्फीली ऊर्जा मिली हुई थी। कुछ देर बाद सहायक बोला, अच्छा किया। फिर उसने आखिरी नाम पुकारा, रेयॉन ज़ेगार्ड। सिल्विया मुस्कुराई और बोली, अब तुम्हारी बारी है। रेयॉन ने सिर हिला दिया। उसे किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं थी। वो सिर्फ ये जानना चाहता था कि इस शरीर में किस तरह की मना है और आगे उसे किस दिशा में ट्रेनिंग करनी चाहिए। सिल्विया ने पूछा, बाकी सबको ध्यान से देखा था ना? रेयॉन ने सिर हिलाया। अब उसे सिर्फ वही दोहराना था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और जाकर स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस पर अपना हाथ रख दिया। जैसे ही उसकी उंगलियां तलवार को छुईं, अचानक उसके चारों तरफ सुनहरी आग भड़क उठी। रेयॉन ने एक दृश्य देखा। ज़ेगार्ड परिवार का पहला मुखिया हाथ में तलवार पकड़े खड़ा था। उसने सिर्फ एक वार किया और उसके आसपास मौजूद सारे राक्षस एक ही झटके में मिट गए। उसकी ताकत इतनी भयानक थी कि पूरा युद्ध क्षेत्र कांप उठा। दृश्य खत्म होने के बाद रेयॉन ने तलवार की तरफ देखा, लेकिन वहां सिर्फ एक हल्की सी सफेद रोशनी थी, बस इतना ही। भीड़ अचानक हंसने लगी। इतनी कमजोर प्रतिक्रिया हमने पहले कभी नहीं देखी। ये तो रंगहीन मना है, इसमें तो कोई खास गुण भी नहीं है। लोग मजाक उड़ाने लगे कि युद्ध के देवता ने भी इस बहिष्कृत बच्चे को स्वीकार नहीं किया। रेयॉन चुपचाप खड़ा रहा। तभी सिल्विया उसके पास आई। वो अब भी मुस्कुरा रही थी। उसने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया।